हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, वैसे तो हमारा +2 कक्षा का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप सभी के कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आए और उन्हीं से मुझे पता चला कि जो हमारा नेशनल इनकम का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के ऊपर वैसे हमने राष्ट्रीय आय निकालने की तीनों विधियाँ हमने की। हम राष्ट्रीय आय को 3 विधियाँ हमारी कौन सी हैं? आय विधि, व्यय विधि और मूल्य विधि। इन तीनों विधियों से हमने राष्ट्रीय आय को निकालना सीखा, लेकिन वहाँ पर एक टॉपिक हमारा छूट गया और वो टॉपिक था हमारा निजी आय, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय को निकालना। तो आज हम अपने उसी टॉपिक को करेंगे। निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम और प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजल इनकम। इन तीनों जो ये आय हैं, इन्हें हम कैसे निकालें? तो पहले हम अपनी पहले की क्लासेस की तरह इसके बारे में सीखेंगे, कैसे निकालते हैं, उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निजी, व्यक्तिगत और प्रयोज्य आय। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को पकड़नी है, मुश्किल टॉपिक बताए जाते हैं ये, लेकिन इन टॉपिकों को हम बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, जो आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो ये आपको सबसे आसान लगेगा। तो इन तीनों में से अगर हमें कोई भी आय निकालनी है, चाहे प्राइवेट इनकम निकालनी है, पर्सनल निकालनी है या डिस्पोजल निकालनी है, तीनों में से किसी को भी अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले कारक लागत पर निवल घरेलू आय को लेकर चलना। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है वो क्या है कि कारक लागत पर निवल घरेलू आय हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए। और कारक लागत पर निवल घरेलू आय अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसे कैसे निकालेंगे, ये हमने अपनी पिछली तीनों वीडियोस के अंदर जो 3 विधियां थी हमारी, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य विधि थी, उसके अंदर हमने ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास चाहे जीडीपी हो, चाहे एनएनपी हो, चाहे वो मार्केट प्राइस पर हो या फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हो, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है कारक लागत पर निवल घरेलू आय। कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर क्या हो हमारे पास? निवल घरेलू उत्पाद। निवल यानी कि नेट, घरेलू यानी कि डोमेस्टिक और प्रोडक्ट किसके ऊपर? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो है ये तीनों निकालने के लिए क्या है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो हमारे पास। अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं है तो हम उसे कैसे भी करके निकालेंगे। जीडीपी है तो जीडीपी को एनडीपी में बनाएंगे, मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे। लेकिन चाहिए क्या हमें चाहिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। जब ये हमारे पास है तो हम तीनों में से कोई भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। अब ये जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, ये आप सभी को याद रखनी है। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के अंदर 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो निजी क्षेत्र का कारक लागत पर घरेलू उत्पाद और दूसरी चीज सरकारी क्षेत्र की कारक लागत पर घरेलू उत्पाद। यानी कि इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का वो हिस्सा जो हमें निजी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का वो हिस्सा जो हमें सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुआ। ये आप सभी को पता है, अर्थव्यवस्था के अंदर 2 सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और दूसरा पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। तो इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि निवल घरेलू उत्पाद जो है फैक्टर कॉस्ट पर, इसके अंदर इन दोनों की हिस्सेदारी होती है। एक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की, दूसरी सरकारी क्षेत्र की। तो कई बार हमसे यही पूछा जाता है कि निजी क्षेत्र का एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या निजी क्षेत्र की निवल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर बताया जाए। तो अगर हमें निजी क्षेत्र का कारक लागत पर घरेलू उत्पाद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जो सरकारी क्षेत्र का हिस्सा है वो हम बाहर कर देंगे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? निजी क्षेत्र का एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमारे से पूछा गया है कि निजी क्षेत्र की कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में से सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को माइनस कर देंगे, तो क्या रह जाएगी हमारे पास? निजी क्षेत्र की एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए हमें या तो सरकारी क्षेत्र की एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर दी हुई मिलेगी,
तो हम सरकारी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट को इस एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, रह जाएगी हमारे पास निजी क्षेत्र की एनडीपी। अगर हमें सीधे सीधे सरकारी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट नहीं है तो फिर हमें क्या याद रखना है कि जो सरकारी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है इसके अंदर दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज, विभागीय उद्यमों को संपत्ति व्यय उद्यमवर्ती से प्राप्त आय। सरकारी क्षेत्र की जो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर दो चीजें होती है। पहली चीज क्या है कि जो विभागीय उद्यम है, सरकार के जो डिपार्टमेंटल जो विभागीय उद्यम है उनकी संपत्ति और उद्यमवर्ती से प्राप्त आय। और दूसरी चीज जो गैर विभागीय उद्यम है सरकारी क्षेत्र के ही लेकिन उनको हम विभागीय कहेंगे, इनको गैर विभागीय कहेंगे। तो विभागीय उद्यमों की संपत्ति उद्यमवर्ती से प्राप्त आय और दूसरी चीज गैर विभागीय उद्यमों की बचती। यहाँ पर आय है और गैर विभागीय उद्यमों की बचती है। तो अगर हमें सीधे सीधे ये नहीं दे रखा तो हमें उसके ये दो भाग दिए हुए मिलेंगे। हम अपने इन दोनों भागों को विभागीय उद्यमों की उद्यमवर्ती से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर हमारा सरकारी क्षेत्र की एनडीपी बन जाएगा और उसे इस एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? निजी क्षेत्र की एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अगर हमारे पास ये दोनों नहीं है तो इनमें से जो भी एक हमें दिया हुआ है हम उसी को एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट से माइनस करेंगे। जो नहीं दिया हुआ वो हम समझेंगे जीरो है। तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में से सरकारी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है? निजी क्षेत्र की एनडीपी। तो ये पहली बात, पहला सवाल कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो हम सरकारी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है जो कि दो भागों में होती है ये आपको याद रखनी है, विभागीय उद्यमों की संपत्ति व उद्यमवर्ती से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत, दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे। दोनों नहीं है तो जो भी है एक उसी को इसमें से माइनस कर देंगे और हमारे निजी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अब जो ये तीनों चीजें हैं, निजी, व्यक्तिगत और प्रयोज्य, ये तीनों चीजें इस निजी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट से निकाली जाती है। सरकारी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट शुरुआत में ही निकल जाती है। अब जो हमारे पास निजी क्षेत्र की एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है इससे हम इन तीनों चीजों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? निजी क्षेत्र का जब एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आ जाता है तो इसके अंदर हमें चार चीजें जोड़नी है। चार चीजें हमें निजी क्षेत्र का जो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर हमें जोड़नी है, प्लस करनी है। वो चार चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है NFIA यानी कि नफिया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय नंबर एक चीज। दूसरी चीज राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। तीसरी चीज सरकारी क्षेत्र से चालू हस्तांतरण। चालू हस्तांतरण है ये हमारे कौन किसके? सरकारी क्षेत्र से। और दूसरी भी चालू हस्तांतरण है वो है शेष विषय। तो बहुत आसान है, जब आप याद करना चाहोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। निजी क्षेत्र का एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट जो है उसके अंदर चार चीजें। पहली चीज NFIA नफिया यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। दूसरी चीज राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और दो हमारे चालू हस्तांतरण है। कौन कौन से चालू हस्तांतरण है? पहला सरकारी क्षेत्र से चालू हस्तांतरण और दूसरा शेष विषय से चालू हस्तांतरण। तो ये चार चीजें कौन कौन सी? नफिया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सरकारी क्षेत्र का चालू हस्तांतरण और शेष विषय का चालू हस्तांतरण। ये चार चीजें हम इसके अंदर प्लस करेंगे। निजी क्षेत्र का जो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है इसके अंदर हम ये चार चीजें जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी निजी आय। सबसे पहली चीज जो प्राइवेट इनकम वो कैसे आएगी? जब निजी क्षेत्र का जो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर हम ये चार चीजें जोड़ देंगे। अगर इन चार में से कोई दो दे रखी है, कोई तीन दे रखी है या एक दे रखी है तो जो भी हमें दिया हुआ है हम उसको इसके अंदर जोड़ देंगे। जो नहीं दे रखा हम उसे जीरो समझेंगे। तो इस हिसाब से हम निजी क्षेत्र का जो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है उससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्राइवेट इनकम, निजी। तो बहुत ही आसान, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट से हम चले, हमने सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को इसमें से माइनस किया, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी रह गई। उसके अंदर हमने चार चीजें जोड़ी, नफिया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सरकारी क्षेत्र के चालू हस्तांतरण और शेष विषय के चालू हस्तांतरण। तो क्या आ गया हमारे पास? निजी आय, प्राइवेट इनकम। अब निजी आय से हम व्यक्तिगत आय पर जा सकते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल इनकम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये निजी आय है, प्राइवेट इनकम है, इसमें से हमें दो चीजें हमें माइनस करनी है। क्या करनी है? दो चीजें माइनस। तो आपको ये पूरा फ्लो याद करना है कि निजी क्षेत्र में से हम दो चीजें माइनस करते हैं तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाती है। वो दो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज निगम कर।
निजी आय में से वो हिस्सेदारी जो निगम कर के रूप में सरकार को दी जाती है वो निगम कर, और दूसरी चीज अविकृत लाभ। तो ये आप सभी को पता है, हम पीछे कर चुके हैं कि जो उत्पादन के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, फर्मों के ऊपर, उनके लाभों के ऊपर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हम निगम कर कहते हैं। तो जो कंपनियों के लाभ है, वो लाभ के ऊपर जो टैक्स लगा वो निगम कर, और लाभ का वो हिस्सा जो बांटा नहीं गया, अविकृत लाभ था, इन दो को अगर हम माइनस कर देंगे निजी आय में से, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? आ जाएगी हमारे पास व्यक्तिगत या पर्सनल इनकम। तो बहुत ही आसान है निजी आय से व्यक्तिगत आय निकालना। निजी आय से व्यक्तिगत आय निकालने के लिए हमें दो चीजें याद रखनी है, और वो दो चीजें क्या है? एक निगम कर और दूसरा अविकृत लाभ। ये दोनों चीजें हमें माइनस करनी है। जब ये दोनों चीजें निजी आय में से माइनस हो जाती हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? व्यक्तिगत आय। तो अगर दो में से भी कोई एक हमारे पास है तो हम उस एक को माइनस कर देंगे, एक भी हमारे पास नहीं है तो हमारी निजी आय और व्यक्तिगत आय दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो निजी आय से व्यक्तिगत आय निकालने के लिए हमको क्या याद रखना है? दो चीजें, निगम कर और अविकृत लाभ। उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी व्यक्तिगत आय। इसके बाद तीसरी चीज आती है प्रयोज्य आय निकालने। तो प्रयोज्य आय हम किससे निकालते हैं? व्यक्तिगत आय से, पर्सनल इनकम से। क्या करेंगे इसके लिए? हम जो हमारे पास व्यक्तिगत आय है उसमें से फिर से हम दो चीजें माइनस करेंगे। पर्सनल इनकम में से दो चीजें आगे और माइनस करेंगे, और वो दो चीजें क्या है? ये हमें माइनस करनी है। दो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स वगैरह, तो इनकम टैक्स जो भी डायरेक्ट टैक्स है वो टैक्स। और दूसरी चीज सरकारी प्रशासनिक विविध प्राप्तियां, जो सरकार की विभिन्न सरकारी या प्रशासनिक जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सारी चीजें, अगर हम इसमें से दोनों चीजें ली, डायरेक्ट टैक्स और ये प्राप्तियां, ये दोनों चीजें अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रयोज्य आय, डिस्पोजल इनकम। तो बहुत ही आसान मैंने आपको तरीके से समझाने की कोशिश की है। सरकारी क्षेत्र को सबसे पहले निकालेंगे, जिसकी दो भाग मैंने आपको बताए, विभागीय उद्यमों की संपत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत। दोनों अलग अलग है तो जोड़कर माइनस करेंगे, कोई एक दे रखी है तो उसको माइनस करेंगे, और क्या निकालेंगे? निजी क्षेत्र का एनडीपी का हिस्सा। उसमें हम चार चीजें जोड़ते हैं तब जाके हमारी आती है निजी आय। चार चीजें, नफिया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, और सरकारी क्षेत्र के चालू हस्तांतरण और शेष विषय के चालू हस्तांतरण। दो हमारे हस्तांतरण, एक ऋण पर ब्याज और चौथा हमारा नफिया। ये जोड़ने से निजी आय आई। निजी आय में से भी हमने दो चीजों को माइनस किया, निगम कर को और दूसरी चीज अविकृत लाभ। तो क्या आ गई हमारे पास? व्यक्तिगत आय। फिर व्यक्तिगत आय में से भी हम दो चीजों को माइनस करते हैं, कौन कौन सी है हमारे? डायरेक्ट टैक्स और सरकारी प्रशासनिक प्राप्तियां। तो हमारे पास क्या आती है? प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय होती क्या है? प्रयोज्य आय आय का वो हिस्सा होता है जिसका हम उपभोग करते हैं, जिसे हम खर्च कर सकते हैं। तो ये जो प्रयोज्य आय है इसे हम आगे दो और भागों में बांट सकते हैं। एक आय का वो हिस्सा जो हमने उपभोग कर लिया और दूसरा वो हिस्सा जो हमने बचा कर रख लिया। तो प्रयोज्य आय को हम उपभोग जमा बचत, यानी कुछ हिस्सा हमने इसका प्रयोग किया और कुछ हिस्सा हमने बचा कर रखा। तो प्रयोज्य आय दो चीजों का जोड़ होती है, एक पारिवारिक उपभोग और दूसरा पारिवारिक बचत। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि हम निजी आय, व्यक्तिगत आय और जो हमारी प्रयोज्य आय है उसे निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से ही हम अपनी दूसरी चीज़ों को निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इस जो हमारी ये तीनों चीज़ें हैं इसके ऊपर बेस्ड जितनी भी हमारी एग्जाम्पल्स कुछ हम लेंगे अगली वीडियो के अंदर या इसी वीडियो में हम आगे जोड़ेंगे, और तब इन्हें हम करके देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।